नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज की खास पेशकश देश हमारा। देश भर की खबरों से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलों का बाजार गर्म। दिल्ली पहुंचे योगी आदित्यनाथ की अमित शाह से मुलाकात। 1.5 घंटे चली बैठक। JP नड्डा पीएम मोदी से मिले। पंजाब कांग्रेस विवाद। कांग्रेस की समिति ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी। पीएम मोदी और अमित शाह पर आक्रामक रहने वाले शिवसेना नेता संजय राउत के नरम पड़े सुर। कहा, मोदी देश और बीजेपी के शीर्ष नेता। सीबीआई ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में नई प्राथमिकी दर्ज की। वहीं देश में कोविड-19 के 94,052 नए मामले। एक दिन में सर्वाधिक 6,148 लोगों की मौत। रिकॉर्ड मौतों के पीछे बिहार। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इन अफवाहों को आज एक बार फिर उस वक्त बल मिला जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने दिल्ली आने की खबरें आई। मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि वे 2 दिन के दिल्ली दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। योगी का ये दौरा ऐसे समय होगा जब उत्तर प्रदेश बीजेपी में काफी हलचल देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को 1 साल से भी कम समय बचा है। इसी बीच पिछले कुछ हफ्तों से लगातार ऐसी अटकलें लग रही हैं कि क्या प्रदेश के बीजेपी खेमे में मुख्यमंत्री को लेकर कोई असंतोष है। हालांकि पार्टी ने इससे साफ इनकार किया है। मई के आखिर और जून की शुरुआत में RSS और बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के बीच बैठकों का दौर भी चला था। इस दौरान सरकार और संगठन में बदलाव की संभावनाओं के बीच दोनों स्तरों पर नेतृत्व परिवर्तन तक की चर्चा जोर शोर से रही। इस पूरे घटनाक्रम के बाद दिल्ली में पार्टी आला कमान के साथ योगी की यह पहली मुलाकात होगी। ऐसे में सबकी नजरें उनकी इस संभावित दौरे पर लगी रहेंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 94,052 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं कोविड-19 के कारण देश में बीते 24 घंटे में 6,148 लोगों की मौत हुई है। मौतों के मामले में एक दिन में यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसकी वजह बिहार सरकार द्वारा मौतों को आंकड़ों को रिवाइज करना है। बिहार में कोविड की पहली और दूसरी लहर में वायरस संक्रमण के कारण 9 जून तक 9,429 मौतें हो चुकी हैं। 9 जून तक ये आंकड़ा 5,478 का था, जिसमें 3,991 अतिरिक्त मौतों के मामले को जोड़ा गया है। इसकी वजह से सारे देश में मौतों का आंकड़ा 6,148 हो गया है। मंत्रालय का कहना है कि अब तक कोरोना के कारण देश में कुल 3,59,666 मौतें हो चुकी हैं। बिहार में कोविड की पहली और दूसरी लहर में वायरस संक्रमण के कारण 9 जून तक 9,429 मौतें हो चुकी हैं। 9 जून तक ये आंकड़ा 5,478 का था, जिसमें 3,991 अतिरिक्त मौतों के मामले को जोड़ा गया है। बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग के ट्वीट के मुताबिक राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 2,303 मौतें हुई हैं, जो 8 जून तक 1,229 थी। हम आपको बता दें कि 17 मई को बक्सर में मौतों के मामले पर पटना हाईकोर्ट में पटना प्रमंडलीय आयुक्त और राज्य के मुख्य सचिव के पेश आंकड़ों में बहुत ज्यादा अंतर होने पर राज्य सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी, जिसके बाद 18 मई को स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों से कोविड से हुई मौतों पर रिपोर्ट मांगी थी। कोरोना के कारण हुई मौतों को लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्तर पर प्राचार्य, अधीक्षक और मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष की कमेटी बनाई गई थी, जबकि जिलों में सिविल सर्जन, सहायक सिविल सर्जन और सिविल सर्जन द्वारा नामित मेडिकल ऑफिसर की एक कमेटी गठित की गई थी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि मृतकों की नई स्थापित सूची में पोस्ट कोविड मरीजों को भी शामिल किया गया है। अब उनको भी मुख्यमंत्री सहायता कोष से 4 लाख की राशि मिल जाएगी। अब उन 3,737 मृतक के परिजनों को यह सहायता राशि मिल चुकी है। भारत को संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाले कोवैक्स वैश्विक टीका साझा कार्यक्रम के जरिए कोविड-19 रोधी 8 करोड़ टीके मिलेंगे। अमेरिका के विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 जून को घोषणा की थी कि उनका देश दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ अफ्रीका को कोवैक्स कार्यक्रम के जरिए अपने भंडार से कोविड-19 रोधी 2.5 करोड़ टीकों में से करीब 1.9 करोड़ टीके आवंटित करेगा। यह कदम उनके प्रशासन के जून के अंत तक दुनिया भर में 8 करोड़ टीके आवंटित करने के उद्देश्य का हिस्सा है।
अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन अगले 2 सालों में फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन की 50 करोड़ खुराक 100 देशों को मुहैया कराएंगे। इसमें से 20 करोड़ खुराक इस साल बांटी जाएंगी, जबकि बाकी 2022 में बांटी जाएंगी। अमेरिका पर गरीब देशों में टीकाकरण की दर बढ़ाने को लेकर दबाव है। बाइडेन प्रशासन ये कदम तब उठा रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति का पहला विदेशी दौरा शुरू हो रहा है। अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने ब्रिटेन से की है। हालांकि अभी भी व्हाइट हाउस ने दुनिया भर में 50 करोड़ वैक्सीन की खुराक बांटने की अपनी योजना पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। एयरफोर्स वन में सवार होने से पहले जब जो बाइडेन से सवाल किया गया कि अमेरिकी सरकार की दुनिया के लिए टीकाकरण की क्या रणनीति है, तो इस पर उन्होंने कहा, मेरे पास एक है और मैं जल्द इसकी घोषणा करूंगा। सीबीआई ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नमाम तुकी के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार और अपने संबंधियों को लाभ पहुंचाने के एक मामले में नई प्राथमिकी दर्ज की है। यह मामला कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में केंद्रीय विद्यालय की 4 दीवारी के निर्माण का ठेका देने से जुड़ा है। मामले की शुरुआती जांच के बाद सीबीआई ने आरोप लगाया है कि अरुणाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने निविदाएं आमंत्रित किए बगैर ही इस काम का ठेका तुकी के परिजन के नियंत्रण वाली कंपनियों को दे दिया। महाराष्ट्र के जलगांव में शिवसेना नेता संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि नरेंद्र मोदी देश और बीजेपी के शीर्ष नेता हैं। शिवसेना नेता संजय राउत से उन मीडिया रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी जिनमें दावा किया जा रहा है कि मोदी की लोकप्रियता में कमी आई है और इसी कारण आरएसएस चाहता है कि विधानसभा चुनाव में राज्यों के नेताओं को चेहरा बनाया जाए। राउत का यह बयान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के कुछ ही दिन बाद आया है। राउत से जब ये पूछा गया कि महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने बयान दिया कि अगर मोदी चाहेंगे तो उनकी पार्टी बाघ के साथ दोस्ती कर लेगी। इसके जवाब में राउत ने कहा, कोई बाघ से दोस्ती नहीं कर सकता, बाघ खुद तय करता है कि वह किससे दोस्ती करना चाहता है। संजय राउत मोदी शाह की राजनीति के बारे में आक्रामक तौर से बोलते रहे हैं। कांग्रेस की पंजाब इकाई में कलह को दूर करने के मकसद से गठित 3 सदस्यीय समिति ने बृहस्पतिवार को अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दी। पार्टी सूत्रों ने को बताया कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाली इस समिति ने सोनिया को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एक सूत्र ने बताया, समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है। अब कांग्रेस आलाकमान जल्द ही कोई फॉर्मूला तय करेगा ताकि पंजाब में कलह को खत्म किया जा सके। समिति ने हाल ही में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू, कई मंत्री, सांसदों और विधायकों समेत कांग्रेस के पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 100 से अधिक नेताओं से उनकी राय ली थी। और न्यूज स्कैन में आज हम स्कैन करेंगे टीएमसी सांसद नुसरत जहां के चर्चा में होने की खबर की। लोकप्रिय टॉलीवुड अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सांसद नुसरत जहां ने ये दावा किया है कि कारोबारी निखिल जैन के साथ उनकी शादी कानूनी रूप से नहीं है, बल्कि वो लिव इन रिलेशन में थे। क्योंकि उनकी शादी तुर्की में हुई थी, इसलिए भारतीय कानून के हिसाब से ये शादी मान्य नहीं है। बताया जा रहा है कि नुसरत जहां अभिनेता और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार रहे यश दास गुप्ता के साथ डेटिंग कर रही हैं। अभिनेत्री ने एक बयान जारी किया कि चूंकि जैन के साथ उनकी शादी तुर्की विवाह नियम के तहत हुई थी, इसलिए यहाँ यह शादी अवैध है। इसके साथ ही नुसरत जहां ने यह भी दावा किया है कि चूंकि यह अंतरधार्मिक विवाह था, लिहाजा इसे भारत में विशेष विवाह अधिनियम के तहत मान्यता की जरूरत है, जो अभी नहीं मिली है। कानून के अनुसार ये विवाह नहीं बल्कि एक संबंध या लिव इन रिलेशनशिप है। नुसरत जहां के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उनके पति निखिल जैन ने पत्रकारों से कहा, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सब कुछ अदालत तय करेगी, मामला अदालत में है। जैन ने इसके साथ ही कहा कि वे नुसरत जहां से तलाक लेना चाहते हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल के वशीरहाट से सांसद नुसरत जहां ने कहा कि तलाक का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया, हमारा अलगाव बहुत पहले हो चुका था, लेकिन मैंने इस बारे में बात नहीं की क्योंकि मैं अपने निजी जीवन को अपने तक ही रखना चाहती। लिहाजा मीडिया या कोई व्यक्ति जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है, वह अलगाव के आधार पर मुझ पर सवाल न उठाए। कथित विवाह कानूनी रूप से वैध या मान्य नहीं है। हम आपको बता दें कि 2019 में नुसरत जहां ने तुर्की में कारोबारी निखिल जैन से शादी रचाई थी। इस शादी में चुनिंदा लोग शरीक हुए थे। हम आपको बता दें कि साल 2019 में टीएमसी के टिकट से जीत हासिल करने वाली नुसरत जहां ने तुर्की में शादी रचाने के बाद कोलकाता के 5 सितारा होटल में भव्य विवाह समारोह का आयोजन किया था और इस आयोजन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई थी। इसके साथ ही कई जाने माने हस्ती भी इस शादी में शरीक हुए थे।
दूसरी ओर शादी में आई दरार की अटकलें और तलाक की खबरों के बीच नुसरत जहां ने ये बयान जारी किया है कि वो निखिल जैन से अलग रह रही हैं और गर्भवती हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो कहाँ जा रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, जिनसे वो अलग हो चुकी हैं। किसी के दावों के विपरीत मैं अपने सारे खर्च खुद ही उठाती हूँ। उन्होंने कहा कि वो अपने निजी जीवन या व्यक्ति के बारे में कोई बात नहीं करेंगी जिनसे उनका संबंध ना हो। बयान में कहा गया है, लिहाजा खुद को सामान्य व्यक्ति कहने वाले लोगों को ऐसे किसी भी बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए जिससे उनका कोई संबंध ना हो। मैं मीडिया से अनुरोध करती हूँ, गलत व्यक्ति से सवाल पूछने से बचें जो बहुत पहले से मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। मैं मीडिया के अपने मित्रों से आग्रह करती हूँ कि वे ऐसे लोगों और परिस्थितियों को अनावश्यक तूल ना दें। तो आइए अब जानते हैं कि निखिल जैन कौन है। तुर्की में नुसरत जहां से शाही शादी रचाने वाले निखिल जैन दरअसल कोलकाता के कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनकी माता गृहिणी है, उनकी 2 बहनें हैं, कृति और स्वाति। आपको बता दें कि निखिल जैन अपने पिता का कारोबार संभालते हैं। उनके पिता मोहन जैन टेक्सटाइल कारोबारी के नामी गिरामी कंपनी के मालिक हैं, जिसका नाम है रंगोली। जैन का ये कारोबार कोलकाता समेत कुल 5 शहरों में फैला हुआ है, यानी हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और विजयवाड़ा में उनके स्टोर्स हैं। कोलकाता में सबसे ज्यादा 5 स्टोर हैं। कोलकाता में जैन परिवार प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार माना जाता है। कोलकाता में ही पैदा हुए और पले बढ़े निखिल कोलकाता में ही MP बिरला स्कूल के पास आउट हैं। इसके बाद उन्होंने यूके की वारविक यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की है। निखिल के शौक खास हैं। एक तरफ गाड़ियों में उन्हें एस्टन मार्टिन कार पसंद है तो खाने के मामले में उनका मिजाज एकदम देसी है। वो पनीर के शौकीन हैं। नुसरत के साथ निखिल की पहली मुलाकात खास रही। साल 2018 में दोनों दुर्गा पूजा के उत्सव के दौरान मिले थे और यहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। इस बढ़ते रिश्ते का नतीजा ये हुआ कि पहले निखिल के बिजनेस ब्रांड रंगोली के लिए नुसरत ब्रांड एम्बेसडर और मॉडल बनी। उसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन लोकसभा चुनाव में बतौर उम्मीदवार बिजी रहने के कारण दोनों ने चुनाव के बाद शादी करने का फैसला किया। TMC सांसद और बला की खूबसूरत हीरोइन नुसरत जहां इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी को लेकर चर्चा में है और चर्चा तब और भी गहरी हो जाती है जब उनके पति का ये बयान आता है कि नुसरत जहां के प्रेगनेंसी को लेकर उनको कोई भी जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि इन दिनों नुसरत जहां का नाम एक नए शख्स के साथ जोड़ा जा रहा है और खबरें तो ये भी आ रही हैं कि नुसरत जहां और निखिल जैन लगभग 6 महीने से एक साथ नहीं रह रहे हैं। हम आपको उस शख्स का नाम भी बताते हैं जिसके साथ इन दिनों नुसरत जहां का नाम जोड़ा जा रहा है। उस शख्स का नाम है यशदास गुप्ता। यशदास गुप्ता कई टीवी सीरियल्स में नजर आ चुके हैं। यशदास गुप्ता ने बॉलीवुड में काम करने के साथ ही उन्होंने बंगाली सिनेमा की ओर भी रुख किया, जहां वो कई शोज में नजर आए। इसके अलावा डांस रियलिटी शो रिटूर मेला झूम तारारा में भी हिस्सा लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 में जब यश ने SOS कोलकाता नाम की फिल्म की तो उसी दौरान उनकी नजदीकियां नुसरत से बढ़ी। दोनों इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान कुछ इस अंदाज में साथ साथ नजर आए थे। हम आपको बता दें कि यश दास गुप्ता बीजेपी में है। यश ने 2021 में हुए बंगाल चुनाव के दौरान बीजेपी का दामन थामा और चुनाव लड़े, लेकिन उनको जीत नहीं मिली। दूसरी ओर नुसरत ने ममता बनर्जी की पार्टी TMC का दामन काफी पहले थाम लिया था। इसके बाद वो 2019 के लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरी और जीत हासिल कर सांसद भी बनी। और न्यूज़ स्कैन में हम आपको दिखा रहे हैं नुसरत जहां और निखिल जैन की तुर्की के बोद्रुम शहर में शाही अंदाज में हुई शादी की। इस वीडियो को देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। शादी के महज कुछ सालों बाद नुसरत जहां शादी से ही इनकार करने लगेंगी और निखिल जैन तलाक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। आज के न्यूज़ स्कैन में इतना ही। मुंबई के मलाड पश्चिम के एक घनी आबादी वाले इलाके में बुधवार रात 11 बजे के करीब एक मकान ढह गया, जिसमें 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 7 लोग घायल हैं। PMC ने बताया है कि मकान के ढहने के बाद उसके अगल बगल के 3 मकानों को भी खाली कराया गया है, क्योंकि वो भी ठीक हालत में नहीं है। घायलों को BDBA म्युनिसिपल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब ये मकान गिरा तो उस समय इमारत में कई लोग समेत बच्चे भी थे। प्रशासन ने देर रात से ही स्थानीय लोगों की मदद से बचाव
अभियान शुरू कर दिया था। एडिशनल सीपी दिलीप सावंत ने इस घटना पर कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यह G+2 इमारत थी जो कि दूसरी इमारत पर गिर गई। 18 लोगों को मलबे से निकाला गया है, जिसमें से 11 की मौत हो गई है। पुलिस इस मामले की पूरी जांच करेगी और फिर कोई कार्रवाई करेगी। ऐसी आशंका है कि भारी बारिश के कारण इमारत गिर गई। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में छिपे पंजाब के 2 इनामी अपराधियों की कोलकाता पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई है। इस अभियान को ऑपरेशन जैक का नाम दिया गया था। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। एसटीएफ को पंजाब पुलिस से इन दोनों के बारे में सूचना मिली थी। कुछ दिनों से एसटीएफ के जवान उनकी गतिविधियों पर निगाह रख रहे थे। उनकी पहचान पुख्ता होने के बाद एसटीएफ की 2 टीमों ने आवासीय परिसर को घेर लिया। पंजाब पुलिस ने 39 साल के जयपाल सिंह भुल्लर और 34 साल के जसप्रीत सिंह नामक इन दोनों अपराधियों पर 10 और 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस को पंजाब में हत्या और डकैती के कई मामलों में इन दोनों की तलाश थी। यह लोग हथियारों की अंतर्राज्यीय तस्करी में भी शामिल थे। इन दोनों ने बीती 15 मई को लुधियाना में 2 पुलिस के सहायक सब इंस्पेक्टर भगवान सिंह और दलविंदर जीत सिंह की हत्या की थी और फरार हो गए थे। उन्होंने कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में एक फ्लैट में हथियार और गोला बारूद जमा कर रखा था। एसटीएफ के मुताबिक वह दोनों 22 मई से छिपकर किराए के फ्लैट में रह रहे थे। म्यांमार के सैन्य प्रशासन ने अब्द शब्द नेता आंग सान सू की के खिलाफ अब तक का सबसे गंभीर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया है। सूची पर रिश्वत के रूप में नगद और सोना लेने के आरोप हैं, जिस मामले में दोषी पाए जाने पर उन्हें 15 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा उन पर 6 और मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें अवैध रूप से वॉकी टॉकी आयात करने और सार्वजनिक अशांति फैलाने के आरोप हैं। 1 फरवरी को सैन्य तख्तापलट के बाद पूर्व स्टेट काउंसलर सूची को गिरफ्तार कर लिया गया था। तभी से वो घर में नजरबंद है और कभी कभी ही कोर्ट में नजर आते हैं। सैन्य काउंसलिंग की ओर से गुरुवार को जारी की गई प्रेस रिलीज में कहा गया था कि सूची ने $6 लाख रिश्वत के रूप में और 7 सोने के टुकड़े लिए थे। इसमें आरोप लगाए गए हैं कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की पिछली नागरिक सरकार ने जमीन सौदे में काफी पैसा बहाया है। सूची के अलावा कई पूर्व अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और रिश्वत के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इससे पहले सूची के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को तोड़ने का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 14 साल की जेल की सजा हो सकती है। मशहूर फिल्मकार बुद्धदेव दासगुप्ता का गुरुवार को निधन हो गया। उनकी आयु 77 वर्ष की थी और वो किडनी संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उनकी मौत पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है, श्री बुद्धदेव दासगुप्ता के निधन से दुखी हूँ। उनके विभिन्न कामों ने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया। वे एक प्रसिद्ध विचारक और कवि थे। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उनके निधन पर दुख जताते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि उनका निधन फिल्म जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। और आज की ऑफ बीट खबर में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में इंसान 150 वर्ष जी सकता है। एक सवाल जो सदियों से लोग पूछते आ रहे हैं कि मनुष्य कितने समय तक जीवित रह सकता है। एक और जहां औसतन जीवन प्रत्याशा यानी कि एक व्यक्ति के कितने वर्ष तक जीवित रहने की उम्मीद की गणना करना अपेक्षाकृत आसान है, वहीं अधिकतम जीवन काल का अनुमान लगाना बहुत कठिन है। पिछले अध्ययनों ने इस सीमा को 140 वर्ष की आयु के करीब रखा है, लेकिन हाल ही के एक अध्ययन में कहा गया है कि मानव जीवन काल की सीमा 150 वर्ष के करीब है। हम आपको बता दें कि हम में से ज्यादातर लोग 80 वर्ष के आसपास जीने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग उम्मीद से आगे जाकर 100 वर्ष से अधिक भी जीते हैं। लेकिन ओकिनावा, जापान और सर्डिनिया और इटली जैसे देशों में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी उम्र का सैकड़ा पार कर चुके हैं। इतिहास के सबसे उम्रदराज व्यक्ति के तौर पर फ्रांस की महिला जीन कैलमेंट का नाम लिया जाता है, जो 122 वर्ष की थी। वह 1875 में पैदा हुई थी और उस समय औसतन जीवन प्रत्याशा लगभग 43 वर्ष थी। जीवन प्रत्याशा और जीवन काल की गणना के लिए सबसे पुराना और अभी भी सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका
गैम्पॉर्सर समीकरण है। इस संबंध में पहला आकलन 19वीं शताब्दी में किया गया था कि बीमारी से मानव मृत्यु दर समय के साथ तेजी से बढ़ती है। निश्चित रूप से इसका मतलब है कि कैंसर, हृदय रोग और अन्य संक्रमणों से आपकी मृत्यु की संभावना हर 8 से 9 साल में लगभग दोगुनी हो जाती है। हम कितने समय तक जीवित रहेंगे यह पता लगाने का एक तरीका यह है कि उम्र के साथ हमारे अंगों की कार्य क्षमता कैसे और कितनी घटती है। अंगों की घटती कार्य क्षमता का मिलान हम अपनी उम्र से करते हैं। उदाहरण के लिए आंख का कार्य और व्यायाम करते समय हम कितनी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ गिरावट का एक सामान्य रूप दिखाते हैं। अधिकांश गणनाओं से संकेत मिलता है कि औसत व्यक्ति के अंग लगभग 120 वर्ष का होने तक काम करेंगे, लेकिन ये अध्ययन लोगों की उम्र बढ़ने के साथ साथ उनमें बढ़ती विभिन्नता को भी उजागर करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोगों की किडनी की कार्य क्षमता उम्र के साथ तेजी से कम होती जाती है, जबकि अन्य में ऐसा नहीं है।